बच्चों। तो आज हम फिर से अपने दूसरे चैप्टर की ओर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा चूँकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए हमारे विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था हो चुकी है। तो बच्चों, आप हमारे विद्यालय की वेबसाइट जो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया जा रहा है उस पर विजिट करें और एडमिशन की क्रिया जो है वो स्टार्ट कर दें, एडमिशन ले लें। इसके दौरान मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम इतने मेहनत से जो है आप लोग को पढ़ने के लिए जो है हमारे अध्यापकगण जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उतने रिस्पांस दे नहीं रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चे, आप सभी लोग जो है वो वीडियो को मन से देखें और उससे संबंधित जो भी होमवर्क मिल रहा है वो आप ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों यह वक्त अगर बीत जाएगा तो शायद ही संभव हो कि हम आपको पुराने तरीके से यानी फिर अच्छे तरीके से शायद ही हम आपको पढ़ा लेंगे, क्योंकि वक्त कम रहेगा और एग्ज़ाम्स की घड़ियाँ रहेंगी। तो हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस दे पाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपका थोड़ा सा जो ज्ञान है वो प्रभावित होगा, क्योंकि जहां आप ब्रीफली समझ सकते थे वहां चीज़ों को कस्टमाइज़ करके छोटे स्वरूप में हमें तब बताना होगा। इस दशा में आप अभी से अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ाई के साथ जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं वो तुरंत का तुरंत अगर पूछ लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय पर हमारी बात चल रही थी, और मैंने बताया कि किस प्रकार से समन्वय का क्या अर्थ निकलता है, जिसे हम शाब्दिक भाषा या सामान्य भाषा में हम तालमेल से समझ सकते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत आगे मैंने बताया कि किस प्रकार से कोई जीवधारी अपने दिमाग के द्वारा या फिर नियंत्रण के द्वारा और समन्वय के द्वारा अपने सभी प्रकार के जैविक कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करता है। अब हम बात कर रहे थे कि जीवधारियों के अंदर नियंत्रण व समन्वय किस प्रकार के रूपरेखा में तय होता है, या कौन सी ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जीवधारी जो है वो नियंत्रण व समन्वय जैसे कमांड का उपयोग करते हुए अपने जैविक कार्य को ठीक प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जंतुओं की, तो जंतुओं के अंतर्गत हम देखते हैं नियंत्रण व समन्वय जो है वह मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका के द्वारा स्थापित होता है। तंत्रिका कोशिका यह एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है बच्चों, जो विकसित जंतुओं में कोशिका उनके पूरे शरीर में फैली हुई होती है। जो विकसित जंतु होते हैं बहुकोशिकीय जीव, उनमें तंत्रिका कोशिका भी पाया जाता है। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के कार्य व इसकी रचना के बारे में। तो उससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है। तो बच्चों, कार्य करने के पहले हम यह समझना होगा कि उद्दीपन क्या होता है, क्योंकि अगर हम उद्दीपन नहीं जानेंगे तो हम इसके कार्य को ही नहीं समझ पाएंगे। दरअसल अब उद्दीपन की बात की जा रही है, तो उद्दीपन को समझने के लिए यह एक सामान्य परिभाषा है कि पृथ्वी पर उपस्थित बाह्य कारकों के प्रति अपनी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को जिस माध्यम से समझकर दिया जाता है वह उद्दीपन कहलाता है। कह सकते हैं बच्चों, उद्दीपन को अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं। अब जो स्टिमुलस या उद्दीपन क्या होता है, तो दरअसल पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी प्रकार का
ऐसा बाह्य कारक जो किसी जीवधारी के ऊपर प्रभाव डालता हो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था ठंड पड़ रही है तो ठंड की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर कम होता है और उसे ठंड लगती है। अब फलस्वरूप क्या करता है, इस प्रभाव से बचने के लिए क्या होता है, उसके जो सेंसर्स होते हैं, जो संवेदी अंग होते हैं, वो उसको बताते हैं कि हाँ अब टेम्परेचर कम हो गया, अब हमें इससे बचना है। इस दौरान क्या होता है, उस उद्दीपक, उस बाह्य कारक के कारण अपने अनुक्रिया देता है। अब अनुक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, या तो वो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल करेगा या गर्म क्षेत्रों की ओर गमन करेगा या फिर ऐसी जगह जाएगा जहाँ उसे गर्मी मिल सके। तो यह जो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया दे रही है, जिस माध्यम में वो दे रहा है, दरअसल वह माध्यम उद्दीपन के अंतर्गत आता है। यानी बिना उद्दीपन के जो है वह यह प्रतिक्रिया या अनुक्रिया नहीं दे सकता। ना ही उद्दीपन, अगर उसके अंतर्गत उद्दीपन नहीं होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वास्तव में टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या करना चाहिए। तो जो भी संवेदांग हैं वह किसी भी प्रकार के बाह्य कारकों के प्रति बहुत जल्द उद्दीपित हो जाते हैं या प्रेरित होते हैं, जिससे हमारे शरीर को पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं और उसी बदलाव के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यह उद्दीपन जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो दरअसल यह उद्दीपन जो बच्चों कोशिकाओं के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा दिया जाता है। हमारे शरीर के अंतर्गत जो है, पूरे शरीर में बच्चों जो है तंत्रिका कोशिका की भी एक लेयर होती है जो पूरे शरीर के त्वचा के नीचे जो है वो एक समान रूप से फैली हुई होती है। यही तंत्रिका कोशिका जो है बच्चों किसी भी प्रकार के उद्दीपन, किसी भी प्रकार के बाह्य कारक के बदलावों को महसूस करती है, ग्रहण करती हैं और उद्दीपित होकर वह हमें इसकी सूचना या जीवधारी को इसकी सूचना देती है। इसी सूचना के आधार पर बच्चों जो है हमारे शरीर के अंतर्गत अनुक्रिया, उचित माध्यम में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने कार्य को करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के सामान्य परिचय की। तो तंत्रिका कोशिका 1.2 मीटर से 1.2 से लगभग 2 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, पूरे शरीर में फैली हुई, पूरे शरीर में फैली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा इसकी संरचना जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई होती है। अब संरचना के आधार पर भी इसके हम प्रकारों को जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसकी संरचना क्या होती है। तो एक तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है बच्चों। जो यह मुख्य वाला भाग है, यह गोल, इसमें बीच में केंद्रक होता है और जीव द्रव्य भरा होता है। इस जीव द्रव्य के अंतर्गत प्रोटीन के कण मुख्य रूप से भरे हुए होते हैं। इन प्रोटीन के कणों को जो है बच्चों वह निजिल के रूप में भी कहा जाता है। यह इसका पहला भाग हो गया कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, इस पहले भाग को हम कहते हैं साइटॉन, या इसको कोशिका काय हिंदी में, कोशिका काय। ठीक है, इसकी खासियत क्या है बच्चों, जीव द्रव्य भरा होता है जिसमें प्रोटीन के कण होते हैं, प्रोटीन के कण जो निजिल कहलाते हैं। ठीक है, यह इसका पहला भाग हो गया। अब दूसरे भाग की ओर बात करते हैं। तो दूसरा भाग बच्चों, इससे चारों तरफ यह जो कंटिकाओं के समान निकली हुई रचना है, इस कंटिकाओं के समान रचना को डेंड्राइट्स
सॉरी डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। और डेंड्रॉन के सिरों पर ऐसे हुंडियाँ लगी होती हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक हुंडियाँ या सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये हम बना लिए। इस प्रकार से बच्चों यह डेंड्रॉन से हमारे दूसरा भाग आता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन्स के अंतर्गत बच्चों यह डेंड्राइड होते हैं, यह जो होते हैं, ठीक है। एक एक धागे को अगर हम ले तो इसमें यह डेंड्राइड्स होंगे, डेंड्राइड्स। इस डेंड्राइड्स के आगे टिप पोर्शन पर सिनेप्टिक नोब होंगे। सिनेप्टिक नोब को हम हिंदी में सिनेप्टिक घुंडी भी कहते हैं। ठीक है। अब रही बात डेंड्राइड्स के कार्य की, तो कार्य क्या है बच्चों इसका, यह भी जान लेते हैं। कार्य के अंतर्गत इन डेंड्रॉन्स को हिंदी में बच्चों दरअसल वृश्चिका कहते हैं। वृश्चिका, वृश्चिकाएं इनको हो गया। अब इनका काम है बच्चों कि यह वृश्चिकाएं जो हैं पूरे सरफेस एरिया में अपने से बगल वाली तंत्रिका कोशिका के साथ जुड़ने का काम करती हैं, वो भी डेंड्राइड्स के माध्यम से, ठीक है। दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ाव, पहला। दूसरा, संवेदनाओं का त्वरित स्थानांतरण करने में सहायक, संवेदनाओं का स्थानांतरण करने में। में सहायक। तो यह तो इसके कार्य हो गए बच्चों डेंड्राइड्स के, डेंड्रॉन के। बाकी आता है तीसरा, जो तीसरा उसका पार्ट है वो यह लंबा वाला भाग है बच्चों, ठीक है। लंबे वाले भाग को हम एक्सॉन कहते हैं, लेकिन इस लंबे वाले भाग की संरचना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसके ऊपर प्रोटीन के ये लेयर्स, सॉरी वसा के ये लेयर्स जो है वो लगे हुए होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से तीसरा भाग यह लंबी रचना है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। दूसरा और पहला जिसे हम साइटोन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है एक्सॉन जिसके हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो है वसा की परत होती है, वसा की परत होती है। तंत्रिकाक्ष के द्वारा बच्चों जो है इसका सिरा जो है वह उपयुक्त ग्रंथि से जुड़ा होता है या उपयुक्त पेशी से जुड़ा होता है। दो जगहों से यह जुड़ा होगा बच्चों, या तो किसी ठीक है, यह पेशी हो गई हमारी, या ग्रंथि कोई,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या कि क्यों ऐसा होता है। इस प्रकार से बच्चों इसका तीसरा वाला भाग जो है वह जुड़ा होता है पेशी या ग्रंथि से जुड़ा। अब देखिए बच्चों, यह 3 पार्ट जो है इनके सारे कार्य मैं बता रहा हूँ। पहला जो है कोशिका का है, जो जीव द्रव्य से भरा प्रोटीन के कण होते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्रक होता है। यहाँ सूचनाएं जो है एकत्रित होती हैं। वृश्चिका जो है यानी डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की सूचनाओं को जो है वह स्टोर करती हैं और एक दूसरे तंत्रिका कोशिका से स्थानांतरित करती हैं, दिमाग के पास भेजी जाती हैं। अब जब दिमाग के पास से उस सूचना का प्रति उत्तर आता है तो उस प्रति उत्तर को सही तरह से निष्पादित करने के लिए यह जो एग्जाम वाला सिरा है बच्चों, यह एग्जाम वाला सिरा या तो उस पेशी से जुड़ा होगा जहाँ से हमें उस कार्य को समाप्त करना है, या उस ग्रंथि के लिए होगा जहाँ से विशेष प्रकार के पाचक रस या एंजाइम्स को स्रावित करना है या हार्मोन्स को स्रावित करना है। इस प्रकार से तीसरा सिरा उसका जो है किसी पेशी या फिर किसी हार्मोनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर वह उस प्रकार के कार्य को संपादित कर सके। अब बच्चों यह तो हो गई एक सामान्य तंत्रिका कोशिका की संरचना, ठीक है। इसे हम रेनवियर नोड कहते हैं, याद रखिएगा रेनवियर नोड। ठीक है, प्रोटीन का बना ये होता है माइलिन शीथ, इसको कहते हैं माइलिन शीथ। यह हमारा केंद्रक है बच्चों, इसको आप केंद्रक लिख लीजिएगा। बीच के सिरे को जीव द्रव्य लिख लीजिएगा और ये इस प्रकार से हमारा तंत्रिका कोशिका तैयार हो जाता है। इसके अंतर्गत भी जीव द्रव्य ही भरा होता है या प्रोटीन विटामिन वसा के कण होते हैं, केंद्रक होता है इस प्रकार से। अब बात करते हैं बच्चों तंत्रिका कोशिका के प्रकारों के बारे में। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों तंत्रिका कोशिका कार्य के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला सेंसरी नर्वस सेल, न्यूरोसेल। ठीक है, सेंसरी न्यूरोसेल्स को हिंदी में कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब इसका कार्य भी बच्चों जान लीजिए। संवेदी तंत्रिका कोशिका का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कार्य होता है कि वह जीवधारी के शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की संवेदना को ग्रहण कर सूचित करना, यानी यह सिर्फ संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। संवेदना क्या होता है बच्चों? किसी भी प्रकार के बाह्य कारक का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को हमें प्रदर्शित करना या हमें ज्ञान देना ही संवेदना कहलाता है, जो तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत सेंसरी न्यूरॉन सेल का काम होता है। यानी इसका काम है संवेदनाओं को ग्रहण करना। ठीक है, प्रमुख कार्य। दूसरी कोशिका आती है हमारी मोटार सेल, मोटार न्यूरोसेल, चालक तंत्रिका कोशिका, इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं चालक तंत्रिका कोशिका। अब इसका कार्य बच्चों यह है कि इसके द्वारा लाई गई सूचना को स्थानांतरित करना
और स्थानांतरण कहाँ करेगा, वह सीधे हमारे स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु तंत्र के पास या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्र के पास, तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग के पास। यानी यह जो है संवेदनाओं को ले जाने व ले आने का काम करता है। ले आने के रूप में बच्चों जब संवेदना वह लेकर जा रहा है तो उस संवेदना के आधार पर जो भी कमांड होगा या जो भी आदेश मिलेगा उसको, वह उस आदेश की सूचना को भी ले आकर वह अपना कार्य करता है। तीसरा आता है हमारा बच्चों, तीसरा आता है हमारा साहचर्य। हिंदी नाम है इसका साहचर्य, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेर न्यूरॉन सेल। ठीक है, इंटेर न्यूरॉन सेल। अब इस सेल्स का कार्य यह है कि संवेदना ग्रहण करने और सूचना ले जाने और ले आने के बीच में तालमेल बिठाना है। यानी यह एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का कार्य। यह तालमेल बिठाता है यानी संवेदनाओं और आदेशों के बीच में संबंध स्थापित करता है, स्थापित करता है। ठीक है, यानी यह सेंसोरी न्यूरॉन सेल और मोटार न्यूरॉन सेल यानी दोनों के बीच संवेदी तंत्रिका कोशिका और चालक तंत्रिका कोशिका के बीच संबंध स्थापित, दोनों को जोड़ने का काम करता है और सूचनाओं को आवागमन करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण या एक पुल का निर्माण करता है। इस प्रकार से बच्चों तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से 3 प्रकार में कार्यों के हिसाब से बटी रहती है और वह तीनों कार्य मैंने आपको बता दिए। आगे के टॉपिक में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है और उसके प्रकारों के बारे में। उम्मीद है आपको आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।